students, very good morning to all of you in your biome academic and spiritual science classes. Dear students, आज इस लेक्चर में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के मोर ओवर जो रिमेनिंग इवेंट्स हैं उस सब पर कम ज़्यादा चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि पूरी एनसीईआरटी चैप्टर का कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, वैसे जो पहला इवेंट्स है गैमेटोजेनेसिस, ये तो अपने आप में एक मेजर इवेंट्स था और इस चैप्टर का एक क्रीमी पॉइंट भी था। ठीक है, अब हम लोग जो है गैमेटोजेनेसिस वाले इवेंट्स के बाद के जो इवेंट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ ध्यान दें तो हमने भी क्या दिया, इवेंट्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इवेंट्स में हम लोग क्या पढ़े थे, एक फार्मूला पढ़े थे जीपी। तो जीपी में ये जो जी वर्ड था ये रिफर कर रहा था गैमेटोजेनेसिस से। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस से इसके बाद क्या होगा, आई फॉर इंसेमिनेशन, ये सेकेंड इवेंट्स। इसके बाद एफ फॉर फर्टिलाइजेशन जो थर्ड इवेंट्स होगा। फिर आई फॉर इम्प्लांटेशन जो चौथा इवेंट होगा। इसके बाद फिर जेस्टेशन, ये जो है आपका पांचवा इवेंट, और छठा इवेंट आपका पार्चुरेशन। ये ये पूरे के पूरे 6 इवेंट्स जो है इस पर हम लोग जो है चर्चा करेंगे, कौन कब कैसे होता है। ठीक है, तो इस सारे इवेंट्स के बाद एक चीज हम यहाँ पर इसको डिटेल में समझाने के लिए हमें थोड़ा स्पेस चाहिए। स्पेस के लिए यहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसी को हम डिलीट करेंगे, लेकिन हाँ, डिलीट करने से पहले आपको एक चांस देंगे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसको हम डिटेल करेंगे, डिटेल करने के बाद तब इसको जो है इसको डिलीट करेंगे और तब इसको एक एक पॉइंट करके हम डिटेल में आपको समझाएंगे। बेटा ध्यान रखना, आपकी व्यवस्था और अपनी व्यवस्था दोनों को मिला करके मैंने ये बीच का रास्ता चयन किया है कि पहले मैं व्हाइट बोर्ड काम कर देता हूं, फिर आपको जो उसको डिटेल करता हूं। चाहो तो इसको बिना व्हाइट बोर्ड का काम किए हम आपको डिटेल कर सकते हैं। यही होगा, इस पॉइंट पे जो लिमिटेड लाइंस हैं एनसीईआरटी के, इससे एक दो शब्द ज्यादा बोल सकता हूं या एक आध शब्द कम की तो चांसेस नहीं है, कुछ ज्यादा ही बोल जाऊंगा। ज्यादा बोलने में समय लगेगा, इसको पूरा स्केचिंग राइटिंग में समझ जाएगा। और हम जानते हैं कि हमारे मोर ओवर स्टूडेंट्स क्या हैं, ग्रामीण एरिया में रहने वाले हैं, नेट उनका लिमिटेड होता है। अगर 1 घंटे के वीडियो को अगर मैं 30 मिनट में कन्वर्ट करके आपको दे रहा हूं तो आपके लिए कम से कम आधे घंटे का नेट आपका बचेगा। ठीक है, मेरा उसमें नुकसान है, मेरा वास्ट टाइम घटेगा, बट आपका फायदा होगा। तो जिसमें आपका फायदा होगा मैंने वो रास्ता चयन किया। मेरा फायदा होगा, जब पूरा होना होगा, लेकिन टेंशन नहीं, आपका फायदा होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने ये चयन किया है। तो आइए जरा इसको देखें। अब क्या हुआ, इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस यानी oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट होने के बाद फिर इंसेमिनेशन होता है। ये क्या है इसको भी बताते हैं। सेकेंड इवेंट, थर्ड इवेंट फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन ये इतने स्टेप को इंक्लूड करता है। कौन कौन है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन, स्पर्म का कैपेसिटेशन। ध्यान रखिएगा, पुरानी एनसीईआरटी में वर्ड है लेकिन ये नई एनसीईआरटी में वर्ड नहीं है। बेटा ध्यान रखना, नई एनसीईआरटी, मेरे नीट को क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिएगा, नई एनसीईआरटी के फैक्ट्स हमको विकलांग हैंडीक्राफ्ट बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, पुरानी एनसीईआरटी में जो कुछ है वो नीट में आएगा, नीट का क्वेश्चन वो बनेगा। नई एनसीईआरटी में जो कुछ आएगा उससे आप सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड को बेहतर ढंग से पास कर सकते हैं पढ़ करके। लेकिन जब आप नीट को प्रिपेयर करने जाएंगे तो आपको पुरानी एनसीईआरटी में जो जो पॉइंट छूटा हुआ है वो भी पढ़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि नीट में उस लेवल, उस पुरानी एनसीईआरटी से क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो एक प्रकार के छलावा नहीं है। हाँ, सरकार से निवेदन है कि अगर वो ऐसा कर रही है तो ठीक है, नई एनसीईआरटी जो मॉडिफाइड न्यू एनसीईआरटी है, नीट का लेवल भी नई एनसीईआरटी हो जानी चाहिए, तब इस चीटिंग से सरकार बच सकती है। अदरवाइज एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारे साथ
चीट कर रहा है, ये बात आप मान के चलिए। तो कैपेसिटेशन वर्ड जो है पुरानी एनसीईआरटी में है, इसको देखना है। स्पर्म क्या करेगा, फ्यूजन करेगा, फ्यूजन से पहले कैपेसिटेशन करेगा स्पर्म, फिर पेनिट्रेट करेगा सेकेंडरी oocyte को, इसके बाद तब क्या होगा, तब जाकर के फ्यूजन ऑफ गैमीट होगा, तब जाकर के यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा। ठीक है, कहाँ कंप्लीट होगा, एम्प्लॉय इस्तेमस के जंक्शन पर। अब यहाँ दो चीज केस होती है, फर्टिलाइजेशन ये सक्सेसफुल हो गया तब तो ये सारे स्टेप्स आगे इवेंट्स हैपन होंगे, घटित होंगे। अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ, फेल्योर हो गया, तो क्या होगा, तब उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी। आगे कंडीशन देखिए, यदि सक्सेसफुल हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद क्या हुआ, जाइगोट बनने के बाद इम्प्लांटेशन का स्टेप आता है। ठीक है, इम्प्लांटेशन भी यदि फेल्योर हो गया तो कंडीशन क्या होगी, फेल्योर हो गया तो फिर वही मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर करेगी, घटित होगी। और अगर सक्सेसफुल हो गया तो प्रेगनेंसी मेंटेन करेगी, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा, जेस्टेशन होगा, इसके बाद जो है फीटस का डेवलपमेंट होगा, इसके बाद पार्चुरेशन होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हमने इस वे में हमने इसको समझ गया। यानी जब फर्टिलाइजेशन फेलियर होगा तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगी, और इम्प्लांटेशन यूट्रस के अंदर फर्टिलाइज ओवम का इम्प्लांटेशन अगर फेलियर कर गया, इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, फेल हो गया, तो भी क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी। तो दोनों दशाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हमको कितना कितना जानना है वो पॉइंट टू पॉइंट हमने नोट करके आपको यहाँ दे दिया है। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके बाद इसको जो है लिख लेंगे, इतना ही आपको जानना पर्याप्त है एनसीईआरटी के बेस पर। तो पहली बात हम जानेंगे कि ये जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्यों है। तो सीधी सी बात है, मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्टिलाइजेशन के फेल होने की वजह से या इम्प्लांटेशन के फेल होने की वजह से जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है, कंटिन्यू होती है। अदरवाइज मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, रुक जाती है। और कभी कभी यह फर्टिलाइजेशन का फेलियर होना या इम्प्लांटेशन का फेलियर होना, इसके पीछे कारण होता है ड्यू टू स्ट्रेस और पुअर हेल्थ ऑफ फीमेल। फीमेल का पुअर हेल्थ होना या स्ट्रेसफुल कंडीशन में होना भी इस फर्टिलाइजेशन या इम्प्लांटेशन के फेलियर का कारण बनती है। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ये केवल प्राइमेट्स में होती है। प्राइमेट्स जैसे कि उसे आपको पहले बता चुका हूँ, लगभग 23 टाइप्स के प्राइमेट्स हैं, जिसमें से मेन मंकी है, एप है, ह्यूमन है, चिंपैंजी है, गोरिल्ला है, एक्सेट्रा। लेकिन इस प्राइमेट्स के अलावा प्राइमेट्स में तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, क्या होती है भी सब बताएंगे। लेकिन जो नॉन प्राइमेट्स है उसमें क्या होगा, उनमें ओस्टियस साइकिल होती है। ओस्टियस साइकिल क्या होती है, हीटिंग। जैसे आप देखते हैं जो टेट्रापोड्स हैं, ये पशु हैं, गाय है, बकरी है, कुत्ते हैं, सब क्या हैं, ये अपने जब में ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन के समय क्या होता है, वो हीटअप हो जाते हैं और विशेष प्रकार के सिग्नल्स अपने मेल को सेंड करते हैं, उससे वो अट्रैक्ट होते हैं, उसमें क्वाइटस होता है और ये फर्टिलाइजेशन या कॉपुलेशन का सिस्टम, उनमें रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से ये प्राइमेट्स में क्या होते हैं, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है बेटा। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या है, यानी रिप्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो उसके यूट्रस से, ओवरी से ओव्यूल का उच्छेपित होना, बाहर निकलना, अंडोत्सर्ग होना और जाकर के फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन के लिए वो अपने को प्रिपेयर करना। तो ओव्यूलेशन होना और ओव्यूलेशन के बाद इसका क्या हुआ, कार्पस ल्यूटियम का बनना, इसके बाद जो है उसके जो प्रोलिफरेटेड जो टिश्यू है उन सब का बाहर निकलना। ये 28 डेज के बाद क्या हुआ, इस साइकिल का जो है कंप्लीट हो, कंटिन्यू चालू रहना, मेनार्क से लेकर के 50 ईयर यानी मेनोपाज तक इसका चालू रहना, इसी क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं या मासिक चक्र कहते हैं, ऋतुस्राव कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है। अब इसमें जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है पबर्टी के बाद ही, पबर्टी मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेनार्क इज द सिंबल ऑफ मेच्योरिटी
ऑफ फीमेल दैट नाउ शी इज रेडी टू प्रेग्नेंट। ये फीमेल में मेनॉर का प्रथम रजो दर्शन का होना इस बात का संकेत देता है कि यस, अब वो महिला जो है, वो फीमेल, वो रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो चुकी है। जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको मेनोपॉज की, यानी जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल, पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आया तो उसको मेनॉर्क कहते हैं। इसके बाद कंटिन्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल मंथ टू मंथ चलता रहता है, 28 डेज के बाद चलता रहता है। और ध्यान रखिएगा, एक महीने में यदि राइट ओवरी से ओव्यूलेशन हो रहा है तो दूसरे महीने में लेफ्ट वाली ओवरी से ओव्यूलेशन होता रहेगा, यानी अल्टरनेट ये ओव्यूलेशन होता रहता है। अगर फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो गया, इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, अगर फेल्योर हो गया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से लास्ट मेनोपॉज जो कि लगभग 50 ईयर तक चलता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल मीन्स फीमेल के वेजाइना से जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड्स हैं उनका बाहर निकलना, जो लगभग 3 से 5 डेज तक जो है वो कम ज्यादा निकलता रहता है। तो शुरुआत तो पहले दिन से हो जाएगी, लेकिन उसमें हैवी ब्लीडिंग होती है। यह तीसरे दिन भी बंद हो सकता है ब्लीडिंग, या मेंस्ट्रुअल साइकिल का फ्लो जो है बंद कर सकता है, और 5वें दिन भी जाके बंद हो सकता है। तो कमोबेश ऑन एवरेज ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पीरियड होता है 3 to 5 डेज तक चलता है। ठीक है, रिपीटिशन क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल का रिपीटिशन अगर जनरली हेल्दी फीमेल है तो उसमें 28 से 28 to 29 डेज तक ये के बाद वो रिपीट करता रहता है। मेंस्ट्रुअल फ्लूइड्स क्या होते हैं? हाँ, ये चीज आपको जानना जरूरी। मेंस्ट्रुअल फ्लूइड में निकलता क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ प्रोलिफेरेटेड एंडोमेट्रियल टिश्यू, यानी जो यूट्रस के अंदर के एंडोमेट्रियम के जो अभिवर्धित यानी बढ़े हुए जो क्या होते हैं, एंडोमेट्रियल के सेल होते हैं, उसके साथ साथ जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं और जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम होता है, ये सब क्या होते हैं, यमसी खत्म होते ही क्या हो जाता है, उसमें एक म्यूसिलस प्लगिंग हो जाती है सर्विक्स में, और सर्विक्स में प्लगिंग हो जाती है जिसकी वजह से उसमें मेंस्ट्रुअल फ्लूइड और जो प्रोलिफरेशन जारी हो जाता है, वो आने वाले नवागत यानी फर्टिलाइज ओवम के हेल्पिंग में यानी वेलकम में वो तैयारी शुरू हो जाती है, और इसके बाद वहाँ न्यूट्रिएंट्स वगैरह कलेक्ट होने लगते हैं। वही सारे मटेरियल क्या होते हैं, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होते हैं, वो डिस्चार्ज हो जाते हैं 28 या 29 डेज के बाद। तो उसमें क्या निकलेंगे, एंडोमेट्रियम के जो अभिवर्धित प्रोलिफरेटेड टिश्यू होते हैं वो निकलते हैं, कट कट के निकलते हैं, और अनडेवलप्ड ओवम, अनफर्टिलाइज जो ओवम होता है वो निकलता है, और उसके साथ साथ जो ब्लड वेसल्स होते हैं और जो लिक्विड कलेक्ट होता है ब्लड वगैरह, वो सब लिक्विड फॉर्म में जो है वो बाहर निकल जाते हैं। यही मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज कहलाता है। ये जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो 4 स्टेप में होता है। एक होता है मेंस्ट्रुएशन का पीरियड जब तक ब्लीडिंग हो रही होती है, दूसरे क्या होते हैं फॉलिकुलर फेज, इसके बाद ब्लीडिंग के बाद यानी 5वें दिन के बाद से क्या होते हैं, एंडोमेट्रियम फिर से जो है प्रिपेयर होना शुरू हो जाती है, उसमें प्रोलिफरेशन यानी अधिवर्धन, न्यू टिश्यू का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, वो प्रोलिफरेशन स्टेज होता है। ये प्रोलिफरेशन स्टेज लगभग 13 दिन तक चलता रहता है, 13 दिन तक चलता रहता है। 14वें दिन क्या होगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा। ओव्यूलेशन के बाद क्या हो, ओवम क्या हो जाएगा, 24 घंटे के अंतर्गत क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा किसमें, फेलोपियन ट्यूब में जाएगा। फेलोपियन ट्यूब से क्या करेगा, फर्टिलाइज होकर के या अनफर्टिलाइज अवस्था में वो यूट्रस में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ओव्यूलेशन के बाद जो है फिर ल्यूटियल फेज। ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है, वो ल्यूटियल फेज शुरू हो जाता है, जिसमें ल्यूटियस कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होगा, या कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट करेगा। डिजनरेट करने के बाद क्या होता है, फिर कार्पस ल्यूटियम द्वारा सिक्रेट किए जाने वाले एस्ट्रोजन, फॉलिकल से लिस्टेड किए जाने वाले एस्ट्रोजन और कार्पस ल्यूटियम से सिक्रेट किए जाने वाले प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों हार्मोन लेवल क्या होता है, जब डाउन होता है तो क्या होता है, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल जब डाउन होता है तो क्या होते हैं, ये जो प्रोलिफरेटेड एंडोमेट्रियल सेल टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, फिर से डिसॉल्व होकर के 28-29 दिन के बाद वो बाहर निकलने लगते हैं मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज के रूप में। तो इस प्रकार से एक कंडीशन होती है। अब ये कंडीशन है डिसऑर्डर्स। जनरली फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को लेकर के कुछ डिसऑर्डर्स हैं, उसके बारे में एनसीईआरटी तो शांत है, हाँ थोड़ी जानकारी की बात है, 5 ही पॉइंट है, आप इसको जान सकते हैं। एक कंडीशन होती है डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया वो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जो उसमें पेनफुल क्रैम्प्स यानी यूट्रस में क्या होते हैं, दर्द के साथ, मरोड़ के साथ जो है दर्द उठता है,
उसको यानी पेनफुल मेंस्ट्रुएशन को डिस्मेनोरिया बोलते हैं। मेनोरेजिया, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल में हैवी ब्लड जो है डिस्चार्जेस हो रहा है, अगर डिस्चार्जेस हैवी हो रहा है यानी हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो उसको मेनोरेजिया बोलते हैं। एमेनोरेजिया, अगर किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल हो ही नहीं रही है तो वो एमेनोरेजिया कहलाएगी। ओलिगोमेनोरेजिया, वह अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है तो वो क्या कहलाएगी? ओलिगोमेनोरेजिया कहलाएगी। अगर हाइपोमेनोरेजिया कंडीशन में होती है जिसमें मेंस्ट्रुअल फ्लूइड्स बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम दिनों में के लिए, और जिसमें ड्यूरेशन पीरियड क्या होता है, बहुत शॉर्ट होता है, और जो डिस्चार्जेस होते हैं बहुत कम होते हैं, उसको जो है हाइपोमेनोरेजिया बोलते हैं। और लास्ट है पीएमएस, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स। प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या होता है? ये जो है सिंड्रोमिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर के हैपन होते हैं यानी घटित होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन के फेलियर होने पर या इम्प्लांटेशन के फेलियर होने पर क्या कंडीशन होती है इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी अर्जित किया। अब डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को हम जो है डिलीट करेंगे, ठीक है। इस स्टेप को पॉइंट बाय पॉइंट समझने के लिए अब इसी थोड़ा सा डिलीट करेंगे और 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप पूरे का फुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस, 1 2 3, ओके। यस 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 माय बॉयज, नाउ बी रेडी टू लुक अगेन। अब देखिए, इतने में समझा देंगे आपको, घबराने की बात नहीं है। अब आया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकेंड इवेंट्स, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस फर्स्ट इवेंट तो हम लोग जो है पढ़ ही लिए हैं। सेकेंड इवेंट्स क्या है? सेकेंड इवेंट्स है इंसेमाइनेशन। इंसेमाइनेशन क्या होता है? मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फीमेल के वेजाइना में इंसर्ट होना और यूटरस के सर्विक्स के माउथ पर जाकर के सीमन को डिस्चार्ज कर देना, ये इंसेमाइनेशन या वीर सेचन कहलाता है। यहां एक क्वेश्चन रेज करता है कि व्हाई इज इट मस्ट टू डिस्चार्ज सीमन इन वेजाइना? क्या ये बाहर डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता है? तो क्वेश्चन है यस नो। क्यों? क्योंकि सीमन के बॉडी टेम्परेचर, सीमन के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए गॉड ने ही ये व्यवस्था दी है कि ह्यूमन के बॉडी टेम्परेचर पर या 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर पर बनने वाला ये सीमन ही एक्टिवेट कंडीशन में होता है। टेम्परेचर बहुत बड़ा फैक्टर होता है और पेनिस के थ्रू ये जब जेनाइटल ट्रैक्ट में ड्रॉप किया जाता है डेप्थ में, तो क्या होता है, वो फीमेल के बॉडी टेम्परेचर के टच में आ जाता है, जिससे स्पर्म के वियाबिलिटी पर टेम्परेचर का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसीलिए इंसेमाइनेशन का होना बहुत जरूरी है। वो सभी लिविंग्स जिसमें बॉडी की इंटरनल डेप्थ में जाकर के जो है सीमन को डिस्चार्ज करते हैं, जो लिविंग्स, उस सबके पीछे यही लॉजिक है, ड्यू टू प्रेजेंट टेम्परेचर ऑफ स्पर्म दिस सिस्टम इज प्रोवाइडेड बाय द गॉड। ओके, तो इंसेमाइनेशन सेकेंड इवेंट हो गया। अब क्या होता है? फ्यूजन। फ्यूजन क्या है? फर्टिलाइजेशन क्या है? डिफिनीशन यही है भाई। मेल गैमेट, मेल गैमेट क्या है? जो स्पर्म है, हेप्लॉइड कंडीशन में जो है स्पर्म है उसका फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट है कौन बेटा? हेप्लॉइड ऊटिड। हेप्लॉइड ऊटिड जो होती है वही फीमेल गैमेट होती है, जिसको प्रसू बोलते हैं। तो स्पर्म के न्यूक्लियस का प्रसू के न्यूक्लियस से फ्यूज करना क्या कहलाता है? फ्यूजन कहलाता है। और यही मुख्य रूप से फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, यहाँ फ्यूजन यहाँ लिख भी रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, तो फ्यूजन तो होगा, यहां तो फ्यूजन भी होगा, लेकिन ये तो डिफिनेशन हुआ। प्रोसेस इसके क्या है? पहला कैपेसिटेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले स्पर्म का कैपेसिटेशन होता है, सक्षमीकरण, सक्षम होना। किस बात के लिए? कैपेसिटेशन में क्या होता है, जो स्पर्म होता है ना, स्पर्म अपने बॉडी के आउटर सरफेस से कुछ मॉलिक्यूल को रिलीज करता है, हल्का होता है, हल्का होता है। और इसके साथ साथ उसका जो वो अपने को एक्रोसोम को क्या करता है,
एक्रोसोम के रिएक्शन के लिए एक्रोसोम किस लेवल पर रिएक्ट करेगा पेलुसिडा लेयर से ओवम के, वो जो है ये एक्टिवेट होता है। ये दो मुख्य चीजें होती हैं कैपेसिटेशन में। अब पेनिट्रेशन क्या है? पेनिट्रेशन क्या है ध्यान रखिएगा। पेनिट्रेशन इज द इंसर्शन, इज द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू oocyte। oocyte में स्पर्म की एंट्री को क्या कहते हैं? पेनिट्रेशन कहते हैं। ध्यान रखिएगा कैसे होगा। सबसे पहले स्पर्म क्या करेगा? स्पर्म क्या करेगा? सेकेंडरी जो oocyte होता है, ध्यान रखिएगा, oocyte में भी नहीं प्रवेश करेगा। जो सेकेंडरी oocyte होता है, सेकेंडरी oocyte का जो जोना पेलुसिडा लेयर होती है उसके पास जाकर के, पेलुसिडा लेयर उसके पास जाकर के क्या करेगा? स्पर्म अपने एक्रोसोम को बर्स्ट कर देता है। एक्रोसोम फट जाएगी। एक्रोसोम जब फट जाती है तो एक्रोसोम से निकलने वाला प्रोटीन हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जिसे क्या कहते हैं, जो स्पर्म का लाइसिन होता है और उसमें ह्यालुरोनाइडेज एंजाइम, ये दो एंजाइम क्या करते हैं? ये जो पेलुसिडा लेयर है किसके? oocyte के सराउंड्स, उसको क्या काम करेगा? सॉरी, सेकेंडरी oocyte के सराउंड्स, उसको क्या करेगा? डिसॉल्व कर देगा। और डिसॉल्व करने के बाद क्या करेगा? ये जो स्पर्म है, ये जो स्पर्म है, ये जो ओवम है, ठीक है, ये इसका जोना पेलुसिडा ट्रांसपेरेंट लेयर है। क्या करेगा? यहां जब आकर के इस लेयर को डिसॉल्व करे, कौन डिसॉल्व करेगा? स्पर्म का जो एक्रोसोम है। एक्रोसोम खत्म हो गया। एक्रोसोम खत्म होने के बाद क्या रहा? केवल हेड रह गया। हेड के बाद टेल रह गया और टेल के बाद इसकी पूंछ रह गई। ठीक है, तो क्या करेगा? अब क्या करेगा? यहां जो प्रोक्साइमल, आपने पढ़ा होगा स्पर्म में, यहां जो प्रोक्साइमल सेंट्रियोल होता है वो, और यहां जो न्यूक्लियस होता है, जो मेल का न्यूक्लियस होता है, ये दोनों क्या काम करेंगे? ये पहले इस सेकेंडरी oocyte में छोड़ दिए जाएंगे। सेकेंडरी oocyte में छोड़ दिए जाएंगे। सेकेंडरी oocyte में ये छूट गया मेल गैमीट और ये सेंट्रियोल छूट गया। ठीक है, ये सेंट्रियोल इसमें ड्रॉप कर दिया गया। अब क्या करेगा? और यहाँ पे क्या है? फीमेल का न्यूक्लियस यहाँ पहले से पड़ा हुआ है। फीमेल का न्यूक्लियस यहाँ पड़े, कौन है? सेकेंडरी oocyte का न्यूक्लियस। कैसा है? हैप्लॉइड है। अब क्या होगा? ये जब यहाँ अंदर जाएगा तो जाने के बाद क्या होगा? पहला काम क्या होगा? ये तो अभी पैसिव पड़ा रह जाएगा। सबसे पहले ये जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस फेज में नहीं होता है, बल्कि ये क्रोमोसोमल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये और कन्वर्ट करके ये मियोसिस सेकेंड के माइटोटिक सेकेंड, मियोसिस सेकेंड मीन्स मेटाफेज सेकेंड के स्टेज में आके अरेस्ट रहता है सेकेंडरी oocyte का जो है क्रोमोसोम। अब जब सेंट्रियोल बनेगा तो सेंट्रियोल क्या करेगा? न्यूक्लियस किधर खिसका देते हैं, उधर डिस्टर्ब कर रहा है मेल का न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये सेंट्रियोल बन के क्या करेगा? ये सेंट्रियोल जाकर क्या करेगा? पोल बनाएगा। क्या करेगा? डिवाइड करेगा, अपना लोकेशन चेंज करेगा, एक इधर और डिवाइड करके दूसरा इधर आ जाएगा। ये जो है दो पार्ट डिवाइड करेगा, पोल बना लिया। अब इससे क्या स्पिंडल फाइबर जनरेट करेंगे, जो क्या करेंगे? दोनों तरफ से क्रोमोसोम को क्या करेंगे? कट कर लेंगे। और यहां पर जो काइनेटोकोर है इस सेंट्रोमियर का जो काइनेटोकोर है, उससे जाकर के ये स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे। अटैच होने के बाद क्या करेंगे? ये सब अपने अपने पोल की तरफ इसको खींचेंगे, अपने पोल की तरफ खींचेंगे। और खिंचाव की वजह से क्या होगा? ये पूरा जो क्रोमोसोम है, हैप्लॉइड क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम का सेट के साथ यही होगा। सभी इक्वेटर होंगे, सबके साथ ये स्पिंडल फाइबर बनेगा और सब काइनेटोकोर्स के द्वारा स्पिंडल फाइबर के थ्रू खींचे जाएंगे अपनी पूरी तरफ। परिणाम क्या होगा? इस सेंट्रोमियर में स्प्लिटिंग होगी। सेंट्रोमियर सेल डिवीजन याद होगा तो याद होगा, ये स्प्लिटिंग हो जाएगी। स्प्लिटिंग होने की वजह से क्या हो जाएगा? एनाफेज फर्स्ट यानी एनाफेज सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा। एनाफेज सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा बेटा? यहाँ दो पोल पर ये सारे कंटेंट्स क्या करेंगे? दो पोल पे चले जाएंगे। यहां तक आप समझ गए? अब इसको मैं मिटा रहा हूं। अब मिटाने के बाद क्या हुआ? ये सब कुछ केवल ये शेष बचा हुआ है और ये
क्या हुए, ये यहां आ गया, न्यूक्लियस बन गया, ये यहां बन गया, ये फीमेल का न्यूक्लियस बन गया, ये फीमेल का न्यूक्लियस बन गया, ये भी फीमेल का न्यूक्लियस है। फर्क क्या होता है, अब इसमें साइटोकाइनेसिस होगी, तो साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, अनिकेशनल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, यानी बहुत छोटी सी, बहुत थोड़ी मात्रा साइटोप्लाज्म इसके साथ जो है अटैच होगी और ज्यादा मात्रा इसके साथ अटैच होगी, इस सेल के साथ। तो क्या हुआ, यहां सेल वॉल बन गया, सेल मेम्ब्रेन बन गया और ये दो सेल में बढ़ गई। अब ये जो सेल बनी यही ऊटिड है, प्रसु है, और ये जो बना ये सेकेंड पोलर बॉडी है, सेकेंड पोलर बॉडी है, यहीं पे ध्यान रखिएगा। इसी के साथ जो पहले से यहां पर एक पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी जो यहां अटैच थी, जिस समय यह डिवीजन हो रहा होता है उसी समय यह सेकेंड फर्स्ट पोलर बॉडी भी डिवाइड कर जाती है, और डिवाइड करके क्या होती है, यह दो पोलर बॉडी बना लेती है। तो इस प्रकार से जब प्रसु का निर्माण होता है, जब ऊटिड का फॉर्मेशन होता है, तो ऊटिड क्या करता है, ऊटिड से ऊटिड बनने तक इससे तीन पोलर बॉडी, पोलोसाइट्स अटैच हो जाते हैं या बन चुके होते हैं। और जो फंक्शनल, ये सब नॉन फंक्शनल होते हैं, ये क्या करते हैं, ये बहुत करेंगे, इनका फंक्शन अभी तो क्लियर नहीं है। और ये जो ऊटिड है, ये ऊटिड क्या काम करेगी, स्पर्म के प्रवेश करते ही क्या हो जाएगा, ये जो क्या है, पेलुसिडा की लेयर है, ये क्या होती है, फर्दर नेक्स्ट स्पर्म के एंट्रेंस के लिए क्या होती है, ब्लॉक्ड हो जाती है, हार्ड हो जाती है, और परमिबिलिटी इसकी बिल्कुल खत्म हो जाती है स्पर्म के लिए। इस प्रकार से अब दूसरा कोई स्पर्म इसमें नहीं प्रवेश कर सकता, यानी पॉलीस्पर्मिया के चांसेस बिल्कुल घट जाते हैं। अब क्या हुआ बेटा, अब ये जो मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट, यही दोनों क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, और जब ये फ्यूज करेंगे उस समय यह पूरा स्ट्रक्चर एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर पहुंच चुका होगा। एम्पुला इस्थमस के जंक्शन पर ये पहुंच चुका होगा, उसी समय क्या होगा, इसमें दोनों में फ्यूजन होगा, और फ्यूजन होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हो जाएगा डिप्लॉयड टू एक्स, यानी जाइगोट। ये जाइगोट बन गया, ठीक। तो यहां तक कंडीशन आपने समझ लिया, जाइगोट का फॉर्मेशन शुरू हो गया। अब ये जाइगोट बन गया सक्सेसफुल, अर्थात अगर हो गया फर्टिलाइजेशन, तो अभी क्या है, अब चांसेस ये बनेगा कि अब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल कब नहीं होगी, केवल इसके फेल्योर पर डिपेंड नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब यहां एक और कंडीशन बनती है, जिस समय ये आपकी यूट्रस हो गई, ये फैलोपियन ट्यूब हो गया, ठीक है, ये आपकी फैलोपियन ट्यूब हो गई। जब ओव्यूलेशन के बाद यह जो सेकेंडरी oocyte है वो यहां फैलोपियन ट्यूब में हो, और यहां तक स्थमस, ये एम्पुला, ये इन्फंडिबुलम, ये फिम्बरी, ठीक है। कंडीशन क्या है कि जिस समय यह ओवम, यह ऊटिड या सेकेंडरी oocyte यहां पहुंचे, उसी समय स्पर्म भी यदि यहां पहुंच रहा है और पहुंच करके फ्यूज कर गया तो ही फर्टिलाइजेशन होगा। अगर ये आगे बढ़ गई, इधर आ गई, यहां आ गई, तो यहां आने के बाद स्पर्म इसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, या ये यहीं पे है और स्पर्म यहां तक आ गया तो यहां भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ध्यान रखिए, फर्टिलाइजेशन जब होगा यह एम्पुला और स्थमस के जंक्शन पे ही होगा। यही वजह है कि ह्यूमन में बहुत सारे टाइम टू टाइम हमेशा क्या होता है, लोग क्वार्टस फंक्शन में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, लेकिन हर क्वार्टस फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट नहीं बनता है, ठीक है। क्वार्टस आप कितने की है, जिस दिन वो चांस आएगा कि जिस समय ओवम, ओव्यूलेशन के बाद ओवम एम्पुला में है, उसी समय अगर आप फर्टिलाइजेशन होगा तो ये फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल होने के चांसेस बन जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जनरली क्या होता है,
ओव्यूलेशन 40 दिन, यानी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के 14वें दिन लगभग ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन होने के बाद लगभग 24 आवर्स इसको लग जाता है यहाँ से यहाँ पहुंचने में, यानी ओव्यूलेशन के बाद 24 से 36 आवर्स यानी 48 आवर्स के बीच में, 36 आवर्स के बीच में अगर क्वाइटस प्रोसेस किया जाए, क्वाइटस किया जाए, तो क्या होगा, संभव है कि स्पर्म यहाँ आकर के फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और 40 डेज से पहले या 21 डेज के बाद में कितने भी क्वाइटस हों, कोई भी फर्टिलाइजेशन को फ्रूटफुल नहीं बना सकते, यानी फर्टिलाइजेशन निश्चित रूप से अनसक्सेसफुल होगा। और जब फर्टिलाइजेशन अनसक्सेसफुल होगा तो इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती रहेगी, प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं करेगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये जाइगोट बन गया। जाइगोट बनने के बाद अब मान लीजिए फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो गया, जाइगोट बन गया। जाइगोट बनते ही दूसरी कंडीशन शुरू हो जाती है, तुरंत बच्ची होगी कि बच्चा पैदा होगा, इसका फेट, इसका भविष्य फिक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं फीमेल क्या होती है, फीमेल में एक्स सभी क्रोमोसोम क्या होते हैं, होमोगैमेटिक होते हैं, और मेल क्या होता है, हेट्रोगैमेटिक होता है। फीमेल में सभी क्रोमोसोम एक्स टाइप होते हैं, मेल में XY टाइप होते हैं। अब फीमेल से जितने ओवम बनेंगे सब में हर ओवम में एक्स क्रोमोसोम ही होगा, लेकिन मेल से जो स्पर्म बनेंगे 50% चांस है कि उसमें एक्स वाला क्रोमोसोम होगा और 50% चांस होता है कि उसमें वाई वाला क्रोमोसोम होगा। अब यहां पर आकर के, यहां पर इस्थमस एम्पुला के जंक्शन पर यदि ये वाला क्रोमोसोम, ये वाला स्पर्म इस वाले ओवम को फर्टिलाइज करेगा तो उसका रिजल्ट एक्स होगा, यानी फिनोटाइपिकली वह गर्ल होगी। लेकिन यदि वाई वाले क्रोमोसोम स्पर्म ने क्या काम किया, इस एक्स वाले ओवम को फर्टिलाइज किया, तो उसका फेट क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा, उसके कंडीशन में तब पुत्र यानी संतान, बेबी की उत्पत्ति होगी, बच्चे की उत्पन्न जन्म होगा। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन तो जाइगोट फॉर्मेशन के समय ही हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब आप बता सकते हैं कि यहाँ बच्ची या बच्चे के लिए कौन जिम्मेदार है, यह मदर का बना हुआ ओवम जिम्मेदार है या मेल का स्पर्म जिम्मेदार है। तो साइंटिफिकली हम कह सकते हैं कि किसी भी बच्ची या बच्चे के लिए मां नहीं, बाप जिम्मेदार होता है। उसके दोनों एक्स या वाई टाइप के क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वह बच्ची को जन्म देना चाहता है या बच्चे को देना चाहता है। तो ये हो गया। अब इसके बाद जब जाइगोट बन गया तो जाइगोट में क्लीवेज होता है, ध्यान रखिएगा। ये जाइगोट आपका बन गया, ये बेटा जाइगोट बन गया, 2x जाइगोट, डिप्लॉयड जाइगोट बन गया। ठीक है, जाइगोट में क्या होता है, क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है, क्लीवेज एक प्रकार के माइटोटिक डिवीजन, सूत्री विभाजन की प्रक्रिया है जो विदाउट इंटरफेज अर्थात बिना ग्रोथ फेज की होती है, कंटिन्यू। यह क्लीवेज टाइप का जो माइटोटिक डिवीजन होता है वो प्रायः जाइगोट में ही होता है। तो इसमें क्या होता है, कंटिन्यू विदाउट फर्स्ट क्लीवेज हुआ, ठीक है, एक सेल से 2 सेल बन गई, सेकेंड क्लीवेज हो गया, 2 से 4 सेल बन गई, 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लीवेज हो गया, 8 बन गई। अब इस प्रकार से 8 से 16 तक अगर क्लीवेज के द्वारा, इसमें इंटरफेस नहीं होगा, विदाउट मदर, बिना मां बने बच्ची ही बच्ची को पैदा करती चली जाएगी। इसकी वजह से क्या होता है, सेल का आकार कंटिन्यू छोटा होता चला जाता है क्योंकि इसमें ग्रोथ फेज नहीं होता है। तो इसीलिए इस प्रकार के माइटोटिक डिवीजन को क्लीवेज कहा जाता है। तो इससे क्या होगी, कोशिकाओं की संख्या क्या हो जाएगी, जब ये क्लीवेज शुरू होगा तो क्लीवेज के द्वारा क्या होगा, जाइगोट का ही डेवलप होगा, डिवीजन होगा, सेल नंबर बढ़ेगा, ग्रोथ होगा। तो यह ग्रोथ क्या होती है, एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है, यानी यही चल करके आगे जाइगोट ही एम्ब्रियो बनाएगा। तो इस प्रकार से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो इनटू फीटस एंड फीटस इनटू बेबी इज नोन एज द एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया होगी। अब एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया में जो पहला स्टेप होता है, जब यह जाइगोट 8 से 16 सेल की अवस्था में पहुंचता है, यानी इस सेल में पहुंचेगा इस कंडीशन में, तो उसको तूतक अवस्था या मोरुला स्टेज कहते हैं। अरे मुझे तूतक से कोई गाना याद है, तूतक तूतक तूतिया क्या क्या आगे डाट डाट डाट, तो उस यहां से याद लिखिए 8 to 16 सेल की अवस्था होगी तो मोरुला स्टेज कहलाएगा। इसके बाद जब यही आगे डिवाइड करके
इसमें डिवीजन हो, डिफरेंशिएशन हो, और जिसकी वजह से क्या हो, ब्लास्टोसील एक कैविटी बन जाए। क्या बन जाए? एक कैविटी बन जाए। जैसे मान लीजिए ये मोरुला है, अब इसके अंदर क्या हो, कैविटी बन जाए। अगर कैविटी बन गई, यही ब्लास्टोसील है। अब इसके बाहर की कोशिकाएं ब्लास्टोमियस करती हैं, वो क्या हो जाए, विलाई फॉर्म में प्रोजेक्टेड हो जाए, इमुनियो के आकार की तरफ बाहर जो है प्रोजेक्टेड हो जाए। इसको क्या कहेंगे, ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे। ये क्या करते हैं, ये जो उसके जो कोरियोनिक विलई है, यानी जो इंडोमेट्रियम होता है, इंडोमेट्रियम में एम्बेडेड होकर धस करके वहां से न्यूट्रिएंट्स को क्या करती हैं, गेन करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, और बाद में प्लेसेंटा का भी फॉर्मेशन करती हैं। तो ये ट्रोफोब्लास्ट है, ये ब्लास्टोसील है। और अंदर जो रेड कलर के जो आप टिश्यू देख रहे हैं समूह, इसको इनर मास कहते हैं। बाद में यही एम्ब्रियो में डेवलप होता है। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज आप जान लीजिए कि जब यह जाइगोट ब्लास्टोसील यानी ब्लास्टुला स्टेज में होता है, यानी ब्लास्टोसील उसमें बन गया तो ब्लास्टुला स्टेज में हो गया। जब ब्लास्टुला स्टेज में होता है तो ब्लास्टुला स्टेज में ही क्या करता है, ये स्थमस से आगे बढ़ते हुए क्या करता है, धीरे धीरे यूट्रस में ट्रांसफर होता है। यानी यूट्राइन वाल से क्या होता है, ये यूट्राइन वाल में यहाँ आता है। आने के बाद यहाँ पर भी बहुत सारे परिवर्तन होंगे और जाकर के वहां पर फिक्स हो जाएगा। कैसे फिक्स हो जाएगा, अब ब्लास्टुला जब कहा कि यूट्रस में आ गई, तो यूट्रस में आने के बाद क्या होता है, यूट्रस का जो इंडोमेट्रियम है, चूंकि कार्पस लुटियम बन गया, कार्पस लुटियम क्या करता है, इस इंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है। किस चीज में प्रिपेयर करता है, यहाँ जो इंडोमेट्रियम के जो प्रोलिफरेटेड टिश्यू है ना, उसको क्या करता है, एकदम आगे उंगलियों जैसे उभार जैसे एकदम बाहर एकदम प्रोजेक्टेड कर देता है। ठीक है। और क्या होगा, यहाँ ट्रोफोब्लास्ट भी क्या हुआ, ट्रोफोब्लास्ट भी क्या करता है, ये भी प्रोजेक्टेड कंडीशन में यहां आता है। अब देखिए ये आपका ब्लास्टोसिस्ट है। ब्लास्टोसिस्ट में इनर मास है, बाहर की ध्यान रखिए। जो ट्रोफोब्लास्ट हैं, ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाएं क्या होंगी, इस प्रकार से ये बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड होंगे। तो यहां क्या होता है, इस ट्रोफोब्लास्ट की फिंगर के आकार की जो सेल है वो कोरियोनिक विली यानी जो इंडोमेट्रियम की फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इंटरडिजिटेशन यहां हो रहा है। इसका फिंगर, इसके ट्रोफोब्लास्ट का प्रोजेक्शन इसके ट्रोफोब्लास्ट में क्या हो रहा है, सेटअप हो रहा है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये इस प्रकार से सेटअप हो जाती हैं। और इसी प्रकार से यूट्रस के इंडोमेट्रियम के, मान लीजिए हमारे इस हाथ की उंगलियां इंडोमेट्रियम का क्या है, ये प्रोजेक्शंस हैं, विलाइज हैं। और ये क्या है, ब्लास्टोसिस्ट का ये ट्रोफोब्लास्ट है। ये दोनों क्या होती हैं, ये जहां टच में आती है वहां पे एक जैसे इंटरडिजिटेटेड है, एक उंगली दूसरे में जाकर क्या होती है, फिक्स हो जाती है। इसी को इंटरडिजिटेशन बोलते हैं, अंतर स्थापन। और जब इस प्रकार से अंतर स्थापित हो जाती है, अंतर स्थापित होने के बाद क्या होती है कि ये दोनों जो जहां पर जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये जो इनर टिश्यू है, ये इनर टिश्यू क्या होता है, लगभग गल जाता है। और गलने के बाद ये पूरा पोर्शन क्या बना लेता है, ये प्लेसेंटा बना लेगा। ये धीरे धीरे नीचे लटकना शुरू करेगा और ये पोर्शन क्या करेगा, ये पूरा प्लेसेंटा बन जाएगा। और प्लेसेंटा बनने के बाद यहाँ जो ये सेल्स हैं, ये इंडोमेट्रियम के सेल्स क्या होते हैं, इसको चारों तरफ से क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। जब ये चारों तरफ से कवर कर लेते हैं तो कहा जाता है जैसे जैसे कि यह यूट्रस में क्या हुआ, इम्प्लांट हो गया, अंतर स्थापित हो गया, अंतर रोपित हो गया। यही इम्प्लांटेशन कहलाता है। बाद में यही क्या बनाएगा, ये प्लेसेंटा बनाएगा। प्लेसेंटा क्या करता है, यहां देखिए ये मदर है, ये फीटस है, ये एम्ब्रियो है, यही। इसके बाद क्या होगा, गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुलम क्या होगा, गैस्ट्रुलम क्या होगा, ये अंदर जाकर के अंदर लेयर धसेगी और यहाँ पे गैस्ट्रोसिल गट का फॉर्मेशन होगा, जिसको गैस्ट्रुला कहते हैं। गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन इम्प्लांटेशन के बाद होता है। मदर है, एम्ब्रियो है, यहाँ पे क्या बना, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से
प्लेसेंटा द्वारा मदर से एम्ब्रियो को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होती है, और एम्ब्रियो में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना वह कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या करते हैं, इससे क्या होते हैं, बाहर मदर को छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से प्लेसेंटा के द्वारा यह एम्ब्रियो मदर का पार्ट एंड पार्सन यानी अभिन्न अंग बन जाता है। ठीक है, और यह सारे सिस्टम को लेकर के मदर अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू क्या होगा, बाहर जो है एनवायरमेंट में रिमूव कर देती है। तो ये इसका हुआ, इम्प्लांटेशन हो गया। अब बेटा ध्यान रखना, इम्प्लांटेशन, यहां भी इम्प्लांटेशन अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी। इम्प्लांटेशन अगर सक्सेसफुल हो गया तो कहा जाता है सगर्भता, यानी प्रेगनेंसी मेंटेन हो गई। प्रेगनेंसी मेंटेन हो जाएगी तो प्लेसेंटा बनेगा। ध्यान रखिएगा, आजकल जो 90 दिन के अंदर जो मेडिसिन को देकर के एमटीपी क्या कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी दिया जाता है, उसमें क्या करते हैं, वो दवाएं आकर के यहाँ जो प्लेसेंटा बना हुआ है ना, इसी को डिसॉल्व कर देता है, यानी फर्टिलाइज ओवम को यूट्रस से डिटैच कर देता है, और कुछ केमिकल का सीक्रेशन करता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, यहाँ पर जो प्लगिंग होती है कहाँ पे, सर्विक्स में, वो प्लगिंग क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है, और इसके साथ ये ओवम भी क्या होता है, बाहर निकल जाता है। इसी को बोला जाता है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रेगनेंसी हुआ, प्लेसेंटा बना। प्लेसेंटा के बाद क्या हुआ, जेस्टेशन पीरियड शुरू होता है। जेस्टेशन पीरियड ध्यान रखिएगा, यह जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, इस जेस्टेशन पीरियड में ये जो इम्प्लांटेड एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो का फीमेल के यूट्रस में उसका डेवलपमेंट होता है, और डेवलपमेंट के बाद क्या होगा, जेस्टेशन। जेस्टेशन क्या होता है, टोटल एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो का गैस्ट्रुला में जाना, गैस्ट्रुला से उसमें ऑर्गेनोजेनेसिस, उसमें अंगों का निर्माण, अंगों के निर्माण द्वारा फीटल डेवलपमेंट यानी फीटस जो बना उसका डेवलपमेंट, फिर बेबी में उसका कन्वर्ट होना, टोटली मेच्योर होने के बाद उसका प्रसव के माध्यम से यानी प्रसव के द्वारा शरीर से बाहर निकलना यानी जन्म हो जाना, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। तो पार्चुरेशन क्या है, बच्चे को जन्म देना ही प्रसव या पार्चुरेशन कहलाता है। अंडे को जन्म देना लेइंग ऑफ एग्स कहा जाता है। और इस प्रकार से ये जो ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है, उस एम्ब्रियो में अंगों के विकास को ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं, जिसको हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में अभी या इसी में एक अलग से इसको देखेंगे। और यहाँ पे आपको जाना जेस्टेशन, एनसीईआरटी में पूछा है कि जेस्टेशन यदि ह्यूमन में कितना होता है, ह्यूमन में ये होता है, ह्यूमन में 9 मंथ का होता है, ह्यूमन का जेस्टेशन पीरियड 9 मंथ का होता है। फिर पूछ रहा है कि जरा बताइए कैट का, डॉग का और एलिफेंट का, एलिफेंट का जेस्टेशन पीरियड कितना होगा। तो बेटा ध्यान रखना, कैट का 2 महीने यानी 260 से 265 डेज, ये किसका होता है, कैट का। और डॉग का जो है 263 से 265 डेज तक होता है। और एलिफेंट का 21 मंथ किसका होता है, एलिफेंट का जेस्टेशन पीरियड होता है, जो लगभग 603 से 641 डेज के लगभग आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इनके जेस्टेशन पीरियड हैं। और बेटा आगे चल करके हमें 2 चीज थोड़ा सा डिटेल में देखना है। तो आगे जब हम आपको क्या करेंगे, जेस्टेशन यानी ऑर्गेनोजेनेसिस आपको भी समझाना है कि किस महीने में किस अंग का। इतना तो जान लिए कि सबसे पहले महीने में हार्ट, दिल धक धक करने लगता है एम्ब्रियो का, फीटस का। इसके बाद किस किस महीने में, 9 महीने में कौन से डेवलपमेंट होते हैं, ये प्लेसेंटा और कौन कौन से हार्मोन को सीक्रेट करता है जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है। और फिर पार्चुरेशन का प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस को पढ़ करके हम लोग इस लेसन को
समाप्त करेंगे। तो अभी क्या करना है, अभी आप इतना देख लीजिए। ठीक इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस को देखते हैं, जिसमें हम लोग जो है जेस्टेशन में देखेंगे किस किस मंथ में कौन कौन सा ऑर्गेनोजेनेसिस देखेंगे, इसके बाद पार्चुरेशन देखेंगे। यस, थैंक यू डियर स्टूडेंट। तो अभी इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लीजिए, फिर आगे पॉइंट पर हम लोग चर्चा करते हैं। थैंक यू। तो डियर स्टूडेंट मैं बात कर रहा था, इसके बाद ये जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्लेसेंटा से ही नहीं बल्कि बॉडी में और भी जो हार्मोनल सोर्स हैं उनसे भी हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। पहले देखिए प्लेसेंटा से कौन कौन हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो प्लेसेंटा से बेटा एक हार्मोन है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, और दूसरा है HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक है, ये 2 हार्मोन। इसके बाद तीसरा है रिलैक्सिन। एनसीईआरटी कहती है कि ये जो 3 हार्मोन हैं ये तभी सीक्रेट होते हैं जब प्रेगनेंसी मेंटेन होती है, यानी जब प्रेगनेंसी मेंटेन हो और प्लेसेंटा फॉर्म हो, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो, तभी ये हार्मोन सीक्रेट कर सकते हैं। लेकिन बेटा ये ध्यान रखो कि इसके साथ साथ बॉडी में जो अदर सोर्स से जो है हार्मोन जो सीक्रेट होते हैं उनका लेवल भी बढ़ जाता है। उसमें से कौन कौन से हार्मोन जिनका लेवल बढ़ता है, वो है एस्ट्रोजन, जो कार्पस लुटियम का जो फॉलिकुलर रीजन होता है वो एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करता है, और कार्पस लुटियम एलोन क्या करेगा, ये प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करता है, प्रोजेस्टोजन का सिक्रेशन करता है, जो कि कंटिन्यू इंडोमेट्रियम को मेंटेन बनाए रखता है। एस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को टोटल जब तक प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है उसको मेंटेन बनाए रखता है। कार्टिसोल जो कार्टिकल जो किडनी के कार्टिकल जोन से सीक्रेट होता है कार्टिसोल। एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन जो ममेरी ग्लैंड में जाकर के क्या करता है, मिल्क फॉर्मेशन को इनिशिएट कराता है। और थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन, इसका भी लेवल बढ़ जाता है। तो ये जो लेवल इनके बढ़ते हैं इनका 2 फंक्शन होता है। पहला फंक्शन ये होता है ये फेटल ग्रोथ में सपोर्ट करते हैं, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में सपोर्ट करते हैं, और साथ ही साथ मदर यानी फीटस जिसके वुम्ब में है उस मदर में क्या करते हैं, मेटाबॉलिक चेंजेस लाते हैं और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी आ जाता है। आपने महसूस किया होगा, कोई भी व्यक्ति कितना ही छिपाए, कोई फीमेल कितना ही छिपाए, लेकिन जब प्रेगनेंसी मेंटेन हो जाती है ना तो क्या होता है, भोजन से बैड स्मेल आना, एनोरेक्सिया, बार बार जो है मिचली आना, उल्टी की शिकायत होना, और ये सारी शिकायतें जो है ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से जो है जनरेट होती हैं, जो इस बात का सिंबल होती हैं कि जनाबे आली में प्रेगनेंसी मेंटेन हो गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हार्मोनल की बातें हो गई। अब आइए जो एम्ब्रियो है, जो फीटस जो वुम्ब में एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, यूट्रस में जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है, उसमें क्या क्या चेंजिंग होती है बेटा ध्यान रखना। तो एम्ब्रियो क्या करेगा, एम्ब्रियो पहले जाइगोट था, जाइगोट में क्लीवेज हुआ, क्लीवेज से मोरुला स्टेज में आया, मोरुला से ब्लास्टुला में आया, ब्लास्टुला से ब्लास्टुला कंडीशन में उसका इम्प्लांटेशन हुआ, इम्प्लांटेशन के बाद वो गेस्टुला हुआ, यानी उसमें गट का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद अब उसमें एम्ब्रियोजेनी होगा जिसके द्वारा उसमें एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होगा, फिर इंडोडर्म का फॉर्मेशन होगा। जो इनर मास होता है वही एक्टोडर्म फॉर्म करेगा, फिर इंडोडर्म को फॉर्म करेगा, एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में फिर मेसोडर्म डेवलप करती है। इस प्रकार से यह ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाता है, पूरा एम्ब्रियो कहता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ध्यान रखना, आप जो एनिमल का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं उसमें अर्थवर्म से पहले के जितने फाइलम हैं वो सब डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। पोरीफेरा डिप्लोब्लास्टिक, सिलेंटेटा डिप्लोब्लास्टिक, एस्केहेलमिन्थीज नेमेटोड्स डिप्लोब्लास्टिक, प्लेटीहेलमिन्थीज डिप्लोब्लास्टिक। एनिलीडा जब आप पहुंचते हैं तो एनिलीडा क्या होता है, अब वो ट्रिप्लोब्लास्टिक। उसके आगे फॉरवर्ड जितने भी लिविंग्स आएंगे, जिस लेवल के आएंगे, जिस फाइलम के, वो सब क्या होंगे, सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। तो इस प्रकार से ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया।
इसी डिप्लोब्लास्ट में कुछ सेल स्टेम सेल कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, स्टेम पे स्पेलिंग पे ध्यान रखिएगा। स्टेम यहाँ ई लगा दें तो तना हो जाएगा, लेकिन यहाँ स्टेम शब्द लगा है। स्टेम सेल से क्या होते हैं, ये ऐसे एम्ब्रियो में ऐसे सेल जो टोटीपोटेंट होते हैं, पूर्ण शक्य होते हैं। पूर्ण शक्यता क्या है? टोटीपोटेंसी या पूर्ण शक्यता उस कोशिका की वह क्षमता है जो शरीर के किसी भी अंग के किसी भी टिश्यू को बना दे। दिस कैपेबिलिटी इज नोन एज द टोटीपोटेंसी। तो स्टेम सेल क्या होते हैं, ये पोटेंट होते हैं। यहाँ टोटीपोटेंट वर्ड ज्यादा यूज होना चाहिए था। हैव द पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल टिश्यूज ऑफ एनी ऑर्गन। किसी भी ऑर्गन के नहीं, बल्कि ये समझिए शरीर में जितने ऑर्गन अभी हम लोगों में प्रेजेंट हैं, वो सभी ऑर्गन के टिश्यू बनाने की क्षमता इस स्टेम सेल में होती है, जो कि पूरे एम्ब्रियोनिक सेल में नहीं होते। कुछ एम्ब्रियोनिक सेल में जो है वो टोटीपोटेंसी होती है, और वही जाकर के सभी प्रकार के एक्टोडर्म हो, इंडोडर्म हो, मेसोडर्म हो, वो डेवलप होते जाएंगे और उस ऑर्गन को बनाते जाएंगे। ठीक है, अब आया जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड यानी गर्भकाल, 9 महीने की अवस्था, 9 मंथ की स्टोरी क्या होती है? ध्यान रखिएगा, पहले ही महीने में हार्ट डेवलप कर जाता है, और आप स्टेथोस्कोप के द्वारा हार्ट के बीट को सुन सकते हैं। पहले महीने में ही टेस्ट भी कर सकते हैं। किसी भी प्रेग्नेंट के वोम्ब पर स्टेथोस्कोप लगाइए, अगर आपको हार्ट बीट सुनाई पड़ रहा है तो मान जाइए कि बच्चा गर्भ में पड़ रहा है। सेकेंड मंथ में क्या होता है? लिम्स यानी हाथ पैर का निर्माण, और हाथों में उंगलियों का, पैरों में उंगलियों का निर्माण, ये सेकेंड मंथ में स्टार्ट हो जाता है। 12th वीक यानी 3rd ट्राइमेस्टर में क्या होता है? मेजर ऑर्गन ऑफ बॉडी जो फीटस के हो जाते हैं वो डेवलप हो चुके होते हैं, जैसे कि लिम्स टोटल डेवलप हो जाते हैं, और एक्सटर्नल जेनाइटल्स यानी जननांग के बाह्य संरचना इस अवस्था तक बन जाती है। इसीलिए डॉक्टर्स अगर जो लोग जरूरत करते हैं थोड़ा सा सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, एमनियोसेंटोसिस कराना चाहते हैं। एमनियोसेंटोसिस माने वो एमनियोटिक फ्लूइड का एनालिसिस करके ये पता लगाना, उस फीटस के सेक्स का पता लगाना, एमनियोसेंटोसिस कहलाती है। और यह इसके द्वारा क्या होता है, क्योंकि अब तक एक्सटर्नल जेनेटिलिया, एक्सटर्नल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो डेवलप हो चुके होते हैं। बच्ची होगी तो उसमें एक्सटर्नल यानी वो एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट्स डेवलप हो चुका है, बच्चा होगा तो उसका एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट्स जो है डेवलप हो चुका रहता है। तो उसको देख करके जो है क्या करते हैं, वो हम क्या करते हैं, पता लगा सकते हैं। लेकिन 12 वीक में तो हम सोनोग्राफी से इसका पता लगा सकते हैं फीटस को देख करके। लेकिन 12 वीक से पहले अगर सेक्स का डिटर्मिनेशन करना होता है तो उसको एमनियोसेंटोसिस प्रोसेस के द्वारा जो है बिल्व उद्भेदन प्रक्रिया के द्वारा सेक्स को हम जान सकते हैं, जो हाईली रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? 5वें महीने में क्या होता है? बच्चे में मूवमेंट शुरू हो जाता है, अपने अट्रस के अंदर वो मूव करना शुरू कर देता है, और उसके सर पर बाल आ जाते हैं। 24वां महीना यानी 6ठे ट्राइमेस्टर में क्या होता है? बॉडी पूरा जो है फाइन पतले बालों से ढक जाता है, पूरा शरीर पतले महीन बालों से ढक जाता है। आईलिड्स सेपरेट, ये ऊपर और नीचे की जो आंख की पलक है वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, और पलकों के ऊपर जो बाल है आईलेस, वो भी क्या हो जाता है? वो बन जाता है। कब? 6ठे ट्राइमेस्टर में। और 9वें महीने में आकर के बीच के महीने में क्या होगा? एनसीईआरटी करेगा, कितना है जानिए, ज्यादा तब जानिए जब आप मेडिकल में नीट को क्वालिफाई कर लीजिए, मेडिकल करने लगेगा तब और के बारे में जानिएगा। घंटे मिनट का डेवलपमेंट देखिएगा, डे बाय डे का डेवलपमेंट देखिएगा। तो 9 मंथ में क्या होता है? फीटस जो है फुल्ली डेवलप हो जाता है, पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। अब ध्यान रखिएगा, अब नंबर आया पार्चुरेशन का। पार्चुरेशन मतलब होता है शिशु जन्म, शिशु के जन्म का समय आया। तो पार्चुरेशन का जो प्रोसेस होता है वो न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म से जो है क्या होता है? गवर्न होता है। यानी नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम दोनों कोऑपरेट करते हैं। इसके कम्बो इफेक्ट से क्या होता है? बच्चे का जो है जन्म होता है, माँ के गर्भ से बच्चा बाहर निकलता है। ठीक है,
इसमें जो प्लेसेंटा है इसकी सबसे अहम भूमिका है, और उससे भी अहम भूमिका है जो फीटस वुम्ब के अंदर पड़ रहा है। तो फीटस क्या देता है, सिग्नल देता है प्लेसेंटा को। प्लेसेंटा क्या करता है, रिलैक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ रिलैक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। अब जाकर के रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, रिलैक्सिन हार्मोन क्या होता है, जो सर्विक्स कैनाल में जो प्लगिंग हुई रहती है, जो मांसपेशियां जो जम करके उसको ब्लॉक कर देती हैं उसके मुंह को, उसको डिजॉल्व कर देता है। ठीक है, और जनरेट्स लेबर पेन। जब वो डिजॉल्वेशन शुरू हो जाता है उसी समय महिला में लेबर पेन माने प्रसव की पीड़ा शुरू हो जाती है। इसके बाद क्या करता है, यह रिलैक्सन क्या करता है, सर्विक्स को और सर्विक्स के मुंह को दोनों को क्या करता है, रिलैक्स करता है, ढीला करता है, फैला देता है, फैलाने लगता है। और इसके बाद क्या होता है, डिस्चार्जिंग ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। इसके बाद क्या होता है, बच्चे के साथ साथ उसमें वुम्ब में ट्रस में जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो वेजाइना के थ्रू जो है बाहर निकलने लगता है। यह टोटल सिंबल हो जाता है कि बच्चे में प्रसव यानी महिला में प्रसव होने वाला है, पार्चुरेशन स्टार्ट होने वाला है। अभी पार्चुरेशन नहीं होगा, अब देखिए अगला फंक्शन। ठीक इसके बाद क्या होता है, ये प्लेसेंटा क्या करता है, नर्वस सिस्टम के द्वारा फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स हाइपोथैलेमस को भेजता है। किसको भेजता है, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस को फीटल के यानी गर्भस्थ शिशु के बाहर फेंक दीजिए, इसके सूचना का क्या होता है, एक रिफ्लेक्स, एक प्रत्यावर्त दिमाग को भेजा जाता है। दिमाग उस चीज को महसूस किसको देता है, हाइपोथैलेमस को। अब हाइपोथैलेमस क्या काम करेगा, हाइपोथैलेमस जो है मदर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन करता है। इस ऑक्सीटोसिन का मेन फंक्शन होता है कि बॉडी में जहां भी स्मूथ मसल है उसमें हाई कंट्रक्शन जो है जनरेट करेगा, तीव्र संकुचन को उत्पन्न करता है। तो हम जानते हैं कि यूट्रस का जो मायोमेट्रियम होता है वो हाईली मस्कुलर स्मूथ मसल का होता है, और जो ममरी ग्लैंड का जो एल्वेलस होता है वो स्मूथ मसल का बना होता है। इसलिए इस ऑक्सीटोसिन का प्रभाव दोनों जगह देखने को मिलेगा। अब क्या होगा, यह ऑक्सीटोसिन काजेस हाई कंट्रक्शन इन मायोमेट्रियम एंड मेमोरी एल्वेoli। ठीक है, इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, जब यूट्रस ऊपर से चारों तरफ से कंस्ट्रिक्ट करेगा तो इसमें अंदर जो वुम्ब में जो बच्चा है वो सर्विक्स कैनाल और वेजाइना दोनों मिलाकर के क्या हो जाएगा, बर्थ कैनाल। तो बर्थ कैनाल के थ्रू जो है बच्चे को क्या करेगा, वो बाहर फेंक देगा। तो बच्चे का बाहर फेंकना है, बर्थ कैनाल के थ्रू बाहर फेंकना ही क्या कहलाता है, पार्चुरेशन ऑफ बेबी विथ प्लेसेंटा। और इस बाहर थ्रोइंग में क्या होगा, प्लेसेंटा भी बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो बर्थ कैनाल क्या होता है, बच्चे आप लोग जानते हैं कि सर्वाइकल कैनाल और वेजाइनल कैनाल को मिलाकर के बर्थ कैनाल बनता है। तो थ्रू आउट कर दिया जाए। अब इसी समय पार्चुरेशन तो हो गया, अब क्या होगा, इसी समय क्या होता है कि मदर के ब्रेस्ट से क्या होता है, ब्रेस्ट के निपल से क्या होता है, वो मिल्क का सिक्रीशन भी शुरू हो जाता है। और ये यानी किसके लिए होता है, टू लैक्टेट बेबी, जो बच्चा पैदा हुआ है उसको भोजन कराने के लिए। ध्यान रखिएगा, यही व्यवस्था एंजियोस्पर्मिक प्लांट में भी हुआ था। कैसे, बच्चा पैदा नहीं हुआ, एम्ब्रियो डेवलप नहीं हुआ, एम्ब्रियो डेवलप होने से पहले ही एंडोस्पर्म यानी जो उसका न्यूट्रिशन होता है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। कहाँ पे, एम्ब्रियो साइक में। उसी तरह यहाँ पर भी बच्चा भी बाहर निकला नहीं कि उसके लिए मदर के ब्रेस्ट में एल्वेoli में मिल्क का फॉर्मेशन हो जाता है कि बच्चा पैदा होने के बाद खाएगा क्या। तो इस प्रकार से कह सकते हैं, समानता तो नहीं है लेकिन एक तरह से आप जबरदस्ती यहाँ पर इक्वलिटी मेंटेन कर सकते हैं। यानी मदर का जो मिल्क जो ब्रेस्ट में पहले से बन के स्टोर रहता है वह एंजियोस्पर्मिक प्लांट के एंडोस्पर्म जैसा है, और वो बेबी जो फीटस जो वुम्ब में पल रहा होता है वह इस फीटस ये क्या होता है, वो उस जाइगोट यानी एम्ब्रियो के जैसा ये एम्ब्रियो होता है। अच्छा ठीक है, अब लैक्टेशन हो गया। ये जो सबसे पहला लैक्टेशन होता है, इनिशियल लैक्टेशन, वो कोलेस्ट्रम कहलाता है तो मिल्क है लेकिन कोलेस्ट्रम क्यों, इसलिए कि हाई एंटीबायोटिक से इनरिच होता है। इसमें अत्यधिक मात्रा में एंटीबॉडीज होते हैं जिसे कभी भी थ्रो आउट ना करना चाहिए। इसे बच्चे को अवश्य पिलाना चाहिए, क्योंकि बच्चा जन्म लेते ही क्या होता है उसमें थाइमस ग्लैंड, अभी उसमें इम्यूनिटी सिस्टम बहुत डाउन होती है, थाइमस ग्लैंड फुल्ली डेवलप नहीं होता है। इसलिए क्या होता है
कि उस इम्यूनिटी को मेंटेन कम से कम कुछ दिन 2 4 6 10 दिन की इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए उसमें एंटीबायोटिक्स का होना जरूरी है, जो क्या देता है, मदर का कोलेस्ट्रॉम देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक पढ़ने के बाद अब आज जाकर के ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और हाँ, अगर आपको कोई चीज मिस कर दिया हूं मैं, तो आप मैसेज करेंगे तो मैं उस चीज को भी फिर से रिवाइज करा दूंगा। और इस चीज का पूरा नोट्स बना करके ओके रखिएगा। और जब भी जुलाई के महीने में हम आपसे मुलाकात करेंगे तो आप इसको क्या करेंगे, नोट आपका फुल्ली ओके होना चाहिए, केवल चेकिंग होनी बाकी रह जानी चाहिए। और तैयार भी करते रहिएगा, बार बार पढ़ते रहिए, तैयार करते रहिए। और साथ साथ इसके लास्ट का जो एक्सरसाइज है, पूरी एक्सरसाइज आप सॉल्व करते रहेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जो क्वेश्चन अधूरा छूट जाए उसे आप मेरे लिए संच के रखिएगा या मैसेज करेंगे, उसका आंसर हम आपको देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना। इति सिद्धम फॉर लेसन 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। थैंक यू वेरी मच। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तैयार कर लीजिए और वेरी वेरी बेस्ट। और ये भी शिकायत है कि आजकल आप लगता है कायदे से देख नहीं रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट बता रहा है कि आप कायदे से इसको वॉच नहीं कर रहे हैं, अपने लिए बोझ बढ़ा रहे हैं, छुट्टी का ज़्यादा एंटरटेन कर रहे हैं। ये आपके हित में नहीं है। यदि आप नीट तक पहुंचना चाहते हैं तो थैंक यू वेरी मच।